सभी शिक्षक साथियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बिहार में प्रधान शिक्षक की बहाली निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले प्रकाशित किया गया था। लेकिन उस नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी शिक्षकों को ये आवेदन करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन शिक्षक संघ के प्रयास और सुझाव के द्वारा बिहार सरकार को नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव लाया गया। अब जो है ना, नोटिफिकेशन में जो दिया गया है इसके तहत क्या है कि जो शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे थे, यानी जिसको बाध्य कर दिया गया था, अब वो शिक्षक भी इस आवेदन को भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन को हमें अध्ययन करना, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवेदन करने के पहले जब तक नोटिफिकेशन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आवेदन सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि जब आवेदन करने गए हैं तो उस समय हमें क्या क्या कागजात होनी चाहिए, क्या इस आवेदन को भरने के लिए हम योग्य हैं या नहीं हैं, हमारा उम्र सीमा क्या है, हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमें कितना शुल्क पे करना होगा, इन सारी बातों को हमें जानना अति आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं किए हैं, सभी लोग इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक देख लें, क्योंकि आवेदन करने के पहले और आवेदन करने के बाद हमें कौन कौन से चीज़ों पर ध्यान देना है, इसकी जानकारी हमें रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले क्या है कि नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन आखिर क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये क्या है कि विज्ञापन संख्या 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली निकाली गई है। और ये जो प्रधान शिक्षक की बहाली है, ये कितने पदों के लिए बहाली निकाली गई है, तो ये जो पदों की संख्या है, तो सबसे पहले क्या है कि नोटिफिकेशन से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके बारीकी से चर्चा करेंगे, ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो सके। तो सबसे पहला बिंदु जो है इसके बारे में ये जानना है। पहला बिंदु क्या है कि पदों की संख्या एवं आरक्षण, पदों से संबंधित आरक्षण। अब यहाँ देखना है कि कोटि, तो अनारक्षित वर्ग के जो कोटि के अभ्यर्थी होंगे उनका क्या है कि अनुमान्य पदों की संख्या। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ है कोटि, ये है अनुमान्य पदों की संख्या, और 35% क्षैतिज आरक्षण के महिलाओं के लिए अनुमान्य। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने पद की बहाली होती है उसमें क्या है कि 35% जो महिलाओं का आरक्षण है, हर एक कोटि में अलग अलग प्रतिशत दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में है तो इसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत है, फिर है कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, तो इसमें क्या है कि महिलाओं को कितना प्रतिशत पद आरक्षित है। तो ये जो है ना, ये टोटल कहता है कि सबका कैटेगरी वाइज अलग अलग परसेंटेज महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अब सबको टोटल मिला करके कितना है कि महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो 35%। तो कहने का मतलब कि जो टोटल पद जो होगा, जितना की बहाली निकाली गई है, उसमें से उसका 35% क्या होगा कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया, यानी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहेगा। तो अब इसको क्या करना है, हमको कोटिवार देखना है कि अनारक्षित वर्ग यानी जो जनरल हो गए, सामान्य वर्ग में, इसके लिए कितना है, तो अनुमान्य पदों की संख्या 16,204 दिया गया है, जिसमें से कहता है महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं के जो पद की संख्या है वो 5,686 है। ये हो गया अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित वर्ग के लिए, जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए ये हो गया। अब इसके बाद है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, तो इसमें टोटल पद कितना है, तो 4,046 है। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, कितना महिला पद के लिए होगा, तो 1,203 पद जो होगा वो महिला के लिए है। फिर यहाँ देखा जाए अनुसूचित जाति, जिसको एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या कितना होगा, तो 6,477, जिसमें से महिलाओं के लिए कितना पद आरक्षित है, तो इसके लिए कितना है कि 2,430 है। इसी प्रकार क्या है कि अनुसूचित जनजाति के लिए 418 है, जिसमें से महिलाओं का पद कितना होगा, तो 124 होगा। अगला जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसको कहते हैं हम लोग ईबीसी।
तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है कि 7,290 टोटल पद होगा, जिसमें से महिलाओं का सीट कितना आरक्षित होगा तो 2,696। इसके बाद है कि पिछड़ा वर्ग यानी BC बैकवर्ड क्लास का, इसमें देखा जाए कि कुल पद कितना है तो 4,861 पद है टोटल, जिसमें से महिलाओं का कितना सीट आरक्षित होगा तो 1,622। अब इसमें एक चीज़ और समझना जरूरी है कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं, एक तो यहाँ पर हो गया कि टोटल पद कितना था पिछड़ा वर्ग का तो 4,861, जिसमें से 1,622 महिला का हो गया। लेकिन अब इसमें से पिछड़े वर्ग की महिला का ये स्पेशल सीट है, यानी यहाँ पर भी महिला का सीट है और इसमें से भी कहता है कि पिछड़ा वर्ग की महिला का सीट है। तो ये था टोटल पद जो है 40,506 पदों की बहाली प्रधान शिक्षक के लिए निकाली गई है, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं के पद की संख्या कितनी है तो 13,761 पद है। अब इसके बाद है ये तो आरक्षण वाली बात हो गया कि आरक्षण के हिसाब से महिलाओं को कितना सीट मिलेगा। इसके बाद जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, तो स्वतंत्रता सेनानियों का मतलब क्या हो गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पेंशन स्वीकृत है स्वतंत्रता सेनानियों को, तो उसके नाती नतनी पोता पोती उसके लिए क्या है कि ये 2% पदों की संख्या को आरक्षित किया गया है। इसके बाद है कि दिव्यांगों के लिए, चाहे वो दृष्टि विकलांगता हो अस्थि विकलांगता हो, तो इस प्रकार की जो विकलांगता होगा तो उन अभ्यर्थियों के लिए क्या है कि 4% पदों की संख्या निर्धारित की गई है। जितना टोटल रहेगा उसका 2% जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए, जितना टोटल है उसका क्या है कि 4% जो है वो दिव्यांगों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद फिर क्या देखना है, ये जो पदों की संख्या है ये देखिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है। ये नोट का मतलब ये है कि विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये कोई निश्चित नहीं है कि जितना पदों की बहाली निकाली गई है क्या ये फिक्स है, ये घट भी सकता है और ये बढ़ भी सकता है। अगला जो है इसे क्या है, दूसरा पॉइंट हमको देखना है कि वेतनमान, आखिर ये जो पद की बहाली हो रही है तो इसमें वेतनमान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि प्रारंभिक वेतन प्रक्रम जो होगा वो 30,500 रुपये होगा। लेकिन इसके साथ क्या है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में ये परिवर्तनीय होगा। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें इस पद के लिए आवेदन को भरने के लिए क्या करना है, हमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसका तीसरा बिंदु क्या है कि शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए तो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोलता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी स्नातक में कितना नंबर होना चाहिए तो 50% अंकों के साथ उसको उत्तीर्ण होना जरूरी है। तब वो क्या है, वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया, अनारक्षित वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के लिए जो भी कैटेगरी है, केवल कहता है कि सामान्य को छोड़ करके जितने कैटेगरी में अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको क्या है, उनको 50% की छूट दी गई है। अब इसमें देखना ये है, इसमें क्या आ जाता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, फिर क्या है आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर, इसके बाद फिर क्या है कि दिव्यांग और महिला। इसमें देखा जाए कि अनारक्षित वर्ग को छोड़कर यहाँ लिखा हुआ, तो ये नहीं समझ जाना है महिला भी क्या है कि ये आपको 5% छूट के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 50% अंकों में छूट किसको दिया गया है तो केवल कहता है कि अनारक्षित वर्ग में जो पुरुष होंगे उनको क्या है, उनको 50% अंक होना चाहिए, लेकिन बाकी सबको क्या है 45% अंक ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। इसके बाद फिर क्या है, इसके अलावे वैसे अभ्यर्थी जो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना से या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त ये क्या है आलिम की डिग्री अगर प्राप्त किया हुआ है, या क्या है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अगर कहता है कि शास्त्री की डिग्री प्राप्त किया हुआ है तो उसकी योग्यता जो है ना, उसकी योग्यता किसके समतुल्य माना जाएगा, स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। यानी उस विश्वविद्यालय से पास किए हुए अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
इसके बाद फिर क्या है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED, BT, B.Ed, BSc एड और क्या है कि BLEd उत्तीर्ण हो। अब देखिए जो सबसे पहला नोटिफिकेशन निकला था उसमें केवल यही दिया हुआ था, तो इसके चलते क्या था कि बहुत से टीचर जो थे ना इसके योग्य नहीं थे। कारण क्या था कि उनके पास जो था ना ये योग्यता नहीं होने के कारण वो इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे। लेकिन जब नोटिफिकेशन फिर जब दोबारा निकला तो उसमें क्या चीज़ प्लस कर दिया गया, यही एक चीज़ प्लस कर दिया गया। क्या है कि वैसे अभ्यर्थी जो DPE पास कर चुके हैं और साथ में क्या है कि 6 माह का संवर्धन जो कोर्स है वो भी कंप्लीट किया हुआ है, तब उसकी डिग्री क्या मानी जाएगी, उसकी डिग्री DLED के समकक्ष माना जाएगा। तो इसमें क्या है कि DPE पास अभ्यर्थी को भी इसमें मौका मिल गया है। अब उसके बाद है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से समझा जाए कि जिसकी बहाली 2012 में हुई है या 2012 के बाद हुई है तो उसको क्या होना चाहिए, तो उस नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब हो गया टेट, यानी वर्ग पहला से 5वां तक के जिसकी बहाली हुई है या फिर 6 to 8 में जिसकी बहाली हुई है उसको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। ये किन के लिए, तो जो 2012 या 2012 के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद फिर क्या है कि एवं 2012 से पूर्व जो 2012 से पूर्व सर्विस में आए हैं उनके लिए क्या है कि उन शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ये यहाँ पर इसका अनिवार्यता को बतला दिया। ये था शैक्षणिक योग्यता। इतनी सारी चीज़ें अगर अभ्यर्थी के पास है तब वो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। इसके बाद आता है अनुभव। अनुभव में क्या है कि न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब से वो सर्विस में आए हैं तब से क्या है कि लगातार 8 साल होना चाहिए, बीच में ये गैप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही था। इसके बाद फिर क्या है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जो भी स्नातक शिक्षक हैं उनकी सेवा क्या है, संपुष्ट होनी चाहिए। ये था अनुभव। इसके बाद फिर क्या है कि सभी प्रमाण पत्रों की निर्गत तिथि। अब यहाँ पर हम फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो जितना कागजात मेरे पास है जो ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए, तो उन सभी कागजात यानी वो सर्टिफिकेट क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी का जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, किसी का आवासीय है, किसी का OBC है, तो इस प्रमाण पत्र के लिए उसका निर्गत तिथि क्या होना चाहिए, तो जो आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। जैसे 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल 2022 के पहले जो है ना ये सर्टिफिकेट का निर्गत तिथि होना ज़रूरी है। अगर उसके बाद रहेगा तो फिर मान्य नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद है उम्र सीमा। तो उम्र सीमा का सीधा संबंध है कि 60 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अब इसके बाद हम लोग चयन प्रक्रिया को देखेंगे कि चयन प्रक्रिया आखिर किस प्रकार की जाएगी। तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो लिखित परीक्षा आता है, यानी इस पद को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमको लिखित परीक्षा दे करके उसमें पास करना होगा। अब इस परीक्षा में जो कुल प्रश्न होंगे वो कुल कितने प्रश्न होंगे, तो लिखित परीक्षा का जो प्रश्न होगा ये कुल कितना होगा, ये कुल 150 प्रश्नों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से क्या है कि इसमें 150 प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है। 75 प्रश्न जो होगा ना, ये 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन से होगा, सामान्य अध्ययन से होगा। और जो 75 प्रश्न होंगे ये 75 प्रश्न जो होगा ये आपको DLED से संबंधित होगा, DLED से संबंधित होगा। तो इस तरह से 75 और 75 प्रश्न मिलकर के 150 प्रश्नों का ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, ये जो एग्ज़ाम होगा ये माइनस मार्किंग पर आधारित होगा। अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो उसमें क्या है कि 1 प्रश्न का मान के बराबर जो है वो नंबर काट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1/4 जो होगा ये आपका माइनस मार्किंग होगा। यानी 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसमें क्या है कि 1 क्वेश्चन का जो मानक अंक होगा उतना के बराबर आपको काट लिया जाएगा।
तो ये था माइनस मार्किंग। इसके बाद फिर क्या है कि लिखित परीक्षा में जो पास करना है तो कैटेगरी वाइज कितना कितना प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य होगा। तो इसमें UR यानी जो जनरल कोटि के होंगे, अनारक्षित वर्ग के जो होंगे, उनको परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। फिर इसके बाद है कि BC यानी जो बैकवर्ड क्लास की यानी पिछड़ी जाति का जो कैंडिडेट होंगे उनको 36.5% अंक लाना अनिवार्य है। फिर EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनको 34% लाना अनिवार्य है। एवं SC ST के जो कैंडिडेट होंगे उनको 32% नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब देखा जाए कि पहला में यहाँ था लिखित परीक्षा। अब किन्हीं के मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा कि इसके अलावा और कुछ होगा, क्या इंटरव्यू भी लिया जाएगा? तो नहीं, साक्षात्कार की जो होगा ना, ये साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात फिर क्या है इसमें कि लिखित परीक्षा पास होने के बाद जैसे मान लिया जाए जब मेधा सूची तैयार हुआ, जब फाइनल लिस्ट जब बन गया है, तब देखा जा रहा है कि 2 कैंडिडेट का समान अंक प्राप्त हुआ। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उम्र को देखते हुए उसकी वरीयता दी जाएगी। जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसकी वरीयता वहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद फिर आता है शुल्क। इसको आवेदन करने के लिए किस वर्ग के अभ्यर्थी को कितना शुल्क जमा करना होगा। तो इसमें क्या है कि जो सामान्य है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनको 750 रुपया शुल्क के रूप में जमा करना होगा। इसके बाद बिहार राज्य के लिए आरक्षित अनारक्षित महिला जो है, तो महिला के लिए कितना है, ये 200 रुपया फी चुकाना होगा। इसके बाद फिर बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इस वर्ग के कैंडिडेट को क्या करना है, तो 200 रुपया फी जमा करना है। फिर दिव्यांग के लिए भी 200 जमा करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सामान्य जाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए और क्या है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपया जमा करना होगा शुल्क के रूप में। लेकिन महिला किसी भी कैटेगरी का है, चाहे आरक्षित हो या अनारक्षित हो, तो महिला को भी क्या है कि मात्र 200 रुपया शुल्क लगेगा। अब इसके बाद है कि आवेदन की तिथि। आवेदन कब से शुरू है, तो आवेदन 28/3/2022 से शुरू हो चुकी है। उसके बाद इसका अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 है। इसके बाद हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आवेदन करते समय हमें किन किन कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी। हमको उन सभी कागजातों को साथ लेकर के जाना है ताकि आवेदन करने में हमें कोई भी कठिनाई ना हो और सही तरीके से भरा जा सके। तो इसके लिए क्या क्या कागजात होनी चाहिए, तो इसको हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।